नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम 2024 के लिए, तो उसी में टेस्ट नंबर ये 4 है और 4 का ये लास्ट पार्ट रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे पीडीएफ और क्यूज भी वहाँ पे आने वाले समय में कराए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 51 नंबर प्रश्न क्या है पूछ रहा है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो देखें तो जो इसमें क्या देखना है, इसमें सही कथन को देखना है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का अधीन एक विभाग है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जॉन मार्शल को क्या कह रहा है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जॉन मार्शल को नहीं बल्कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जिनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1814 से 1893 ईस्वी तक था। अब आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 51 का ए हो जाएगा। 51 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर इसका ए सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किस एक नवपाषाणिक स्थल से राह का टीला प्राप्त हुआ। तो ए दिया है कालीबंगा से, बी दिया है कोल्डियावा से, सी दिया है संगनकल्लू से, डी दिया है ब्रह्मगिरी से। तो देखें तो कहाँ से मिला है, तो एक नवपाषाणिक स्थल से राह का टीला कहाँ से मिला है, तो ये संगनकल्लू से। कहाँ से मिला है, तो संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो संगनकल्लू देखें तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेलारी जनपद में ये स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और आप लोग बताइएगा कि कालीबंगा से कहाँ पर है, ठीक है, कोल्डियावा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। इंद्र के 50 सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित है। फिर क्या है, दूसरा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। तीसरा है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। ठीक है, तो देखें तो ऋग्वेद के संबंध में हम लोग को देखना है। तो इंद्र के पश्चात देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित हो कितना है, तो 250 के लगभग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही है। ऋग्वेद की मूल लिपि कितनी है, तो ब्राह्मी है, ये भी सही है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है, तो ये भी सही है। 53 का देखें तो क्या हो जाएगा, 53 का तीसरा, तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा 53 का डी आंसर इसका हो जाएगा। 53 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है कि अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं था। तो ए दिया युक्त दिया है, बी अग्रहरिक दिया है, सी प्रादेशिक दिया है, डी राजुक दिया है। तो देखें तो अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और इसमें एक कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो ये अग्रहारिक इसमें एक सम्मिलित नहीं था। और युक्त क्या होते हैं, देखा जाए तो युक्त ये जिले का अधिकारी होते थे जो राजस्व को वसूल करते थे। और राजुक क्या होता थे, तो राजुक जो है कि ये भी राजस्व विभाग के साथ ही न्यायिक कार्य भी ये देखते थे। और प्रादेशिक क्या होते, तो प्रादेशिक जो है कि मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। तो इस प्रकार देखें तो किसका नाम नहीं मिलता है, सम्मिलित नहीं है, तो अग्रहारी का सम्मिलित नहीं है। तो 54 क्या हो जाएगा, 54 नंबर का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो इसका निर्माण पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से इसमें कथन जो है कि सत्य हैं। तो देखें तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन कराता है, तो ये इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा कराया जाता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, तो ये भी सही है। इस प्रकार देखें तो दोनों इसमें कथन जो है कि दोनों कथन इसमें सही है। 55 क्या हो जाएगा, तो 55 का सी हो जाएगा। और ये इस मकबरे का नक्शा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो 1560 में मीरक मिर्जा गियास के द्वारा तैयार किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ए दिया है कालीघाट का, बी दिया है पहाड़ी का, सी दिया है कांगड़ा का, डी दिया है राजस्थानी का। तो किस एक चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो किस पर नहीं पड़ा, तो ये कालीघाट पर। ठीक है, कालीघाट पर नहीं पड़ा। और देखें तो और किस किस पे पड़ा, तो पहाड़ी पे, कांगड़ा पे और राजस्थानी पे पड़ा। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखें तो ए दिया है अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के मध्य, बी दिया है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य, सी दिया है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी दिया है अंग्रेजों और डचों के मध्य। तो देखें तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए थे, तो ये
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। और देखें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है तो 1746 से 48 ईस्वी के लगभग होता है। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब होता है तो 1749 से 54 ईस्वी के लगभग होता है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है तो ये कब होता है तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ईस्वी के लगभग होता है। ठीक है, 1758 से 63 ईस्वी के लगभग होता है। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस लिए समाप्त हो गया, इसमें कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक ने वर्ष 1824 में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। तो ए दिया है लॉर्ड कैनिंग, बी दिया है लॉर्ड रिपन, सी दिया है लॉर्ड लिटन, डी दिया है लॉर्ड बेंटिंग। तो किसने अपना त्यागपत्र दे दिया था तो ये लॉर्ड रिपन ने अपना क्या किया तो त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और जो इल्बर्ट बिल विवाद था ये किस लिए था तो ये देखें तो इसका उद्देश्य क्या था तो ये जाति भेद पर आधारित जो है कि समस्त न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त करना था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। ए दिया है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश दिया है, बी दिया है आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ पे दिया है तो तमिलनाडु दिया है, सी दिया है तारकेश्वर आंदोलन ये बंगाल दिया है, डी दिया है मानव धर्म सभा ये कहाँ दिया है तो राजस्थान दिया है। तो ये देखें तो इसमें कौन सा क्या देखना है, इसमें कौन सा एक बेमेल है तो देखें तो ये मानव धर्म सभा ये राजस्थान जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ तो मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ पर होता है तो सूरत गुजरात में होता है। ठीक है, इस प्रकार और भी जो दिए हुए तो ये सही है कथन। ये देवबंद आंदोलन कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, तारकेश्वर आंदोलन कहाँ पर तो बंगाल में, मानव धर्म सभा तो ये कहाँ पर तो ये सूरत गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 58 नंबर का तो 58 का डी हो जाएगा, सॉरी 59 नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। एक और क्या दिया है तो एक और कांग्रेस अधिवेशन दिया है, एक और अध्यक्ष दिया है। तो हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन करते रहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, 1948 दिया हुआ है। बी दिया है नासिक 1950 पुरुषोत्तम दास, सी दिया है मद्रास 1927 एम ए अंसारी, डी दिया है कानपुर 1925 महात्मा गांधी। तो इसमें क्या देखना है कौन से इसमें एक बेमेल है तो देखें तो जो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा में होता है उसके अध्यक्ष कौन है तो सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, सही दिया हुआ है। नासिक का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर होता है तो ये कब होता है तो 1950 में, कि अध्यक्ष कौन है तो पुरुषोत्तम दास रहते हैं। और मद्रास में कब होता है 1927 में, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं तो एम ए अंसारी साहब रहते हैं। और कानपुर में जो 1925 में होता है इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं तो महात्मा गांधी नहीं बल्कि कौन रहती हैं तो सरोजिनी नायडू जी रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो तीनों जो है कि ये सही दिए हुए हैं और बल्कि ये जो है कि गलत दिया हुआ था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 60 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। माइक क्या है बाघों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम। बी दिया है एक सींग वाले गैंडे की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, सी दिया है नीलगिरी ताहर की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, डी दिया है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम। तो माइक इसमें क्या है तो माइक जो है कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम है। क्या है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम है। और माइक का देखें तो फुल फॉर्म क्या होगा तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। और ये कब से शुरू हुआ ये कार्यक्रम तो इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में 2003 में हुई थी। कब हुई थी 2003 में हुई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है, कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है तो पहला दिया राज्यसभा के सभापित उपसभापति के वेतन और भत्ते, बी दूसरा दिया लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तीसरा दिया भारत के नियंत्रक महालेखाकार के वेतन और भत्ते, चौथा दिया भारत के महान न्यायवादी के वेतन और भत्ते, पांचवा दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। तो इसमें देखें तो कौन सा वे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तो कौन कौन से होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति के वेतन और भत्ते ये पहला सही है इसमें। दूसरा क्या है लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इस पर भी भारित होता है। और भारत के नियंत्रक महालेखा के वेतन और भत्ते तो ये भी देखें तो ये भी भारित रहता है। और भारत के महान न्यायवादी के वेतन और भत्ते तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन पेंशन तो ये भी किससे मिलता है तो ये भी जो है कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, तो 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 62 का बी हो जाएगा। और भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ता किस पर होता है, तो ये संचित निधि पर भारित होता है। किस पर होता है, तो ये संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, सॉरी, ये जो भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया है, पहला दिया है अफजल खां से संघर्ष, दूसरा दिया है पुरंदर किला का विजय, तीसरा दिया है सूरत की प्रथम लूट और चौथा दिया है कोंकण विजय। तो देखें तो पुरंदर किले का विजय कब होता है, तो कब करते हैं, तो 1654 में, ठीक है। कब होता है, तो 1654 में। कोंकण विजय कब होता है, तो 1657 में होता है, ठीक है। सूरत की प्रथम लूट कब होता है, 1664 में। कब होता है, तो 1664 में, ठीक है। और अफजल खां से संघर्ष कब होता है, तो 1664 में, सब 1664 में होता है। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, तो पहला पुरंदर किला कब होता है, तो 1654 में। तो पुरंदर किला दूसरा जो है क्या आ जाएगा पहले, उसके बाद से कौन सा आएगा, तो पुरंदर के बाद से 1657 में क्या होता है, तो कोंकणा विजय होता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथा और पहला, तीसरा। इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, तो 63 नंबर क्या हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया है, तो एक और राजवंश दिया है, एक और संस्थापक दिया है। तो अरिवाड़ी वंश के संस्थापक कौन थे, तो तिरुमल थे। कौन थे, तो तिरुमल थे। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उत्पल वंश का संस्थापक कौन थे, तो अवंती वर्मन थे। क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। कारकोट वंश की संस्थापक कौन थे, तो दुर्लभ वर्धन थे। क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और सातवाहन शासक का वंश का तो कौन था, तो ये सिमुक था, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा। और उत्पल वंश का तो कौन था, तो उत्पल वंश का अवंती वर्मन था, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4। और कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन था। और सातवाहन का कौन था, तो सिमुक था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर देखें तो 64 क्या हो जाएगा, 64 नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। कारण क्या है इसका, तो इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केसनली की तरह कार्य करते हैं। तो ये भी दोनों जो है कि देखें तो सही दिया हुआ है। तो देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को क्या करता है, तो शीघ्र सोख लेता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसमें बने छोटे छोटे छिद्रों की केसनली की तरह ये कार्य करता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 65 नंबर का तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो एक और क्या दिया है, लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण एक और देश दिया है। तो ओम बुड्समैन ये स्वीडन का है, ठीक है। प्रोक्यूरेटर प्रणाली पोलैंड में, प्रशासनिक न्याय प्रणाली यूनान में। तो देखें तो ये देखा जाए तो ये तीनों जो है कि इसमें सही दिया हुआ है, ठीक है। तो 66 क्या हो जाएगा, 66 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कारण है मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें देखें तो इसमें सही उत्तर को देखना है। तो केंद्र द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये सही है। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ए हो जाएगा। 67 क्या हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। 67 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में जो राजकोषीय नीति होता है उसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और क्योंकि देखा है तो मंदी की स्थिति का उपचार करने में जो मौद्रिक नीति क्या होती है तो हमेशा विफल रही है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दिया है लोना, दूसरे दिया है ओबे, तीसरा दिया है कोलिमा, चौथा दिया है एनएसी। तो उपरोक्त आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखें तो जो आर्कटिक महासागर में कौन सी नदी गिरती है, तो सबसे पहले ओबे है। ओबे के बाद से कौन सा, तो एनएसी है। उसके बाद से लीना है, उसके बाद से कोलिमा है। तो क्या हो जाएगा,
2413 किसमें है 2413, तो 68 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पर मैपिंग कराए जाएंगे। ठीक है, मैपिंग कराए जाएंगे, तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित है? तो ए दिया है काठमांडू, बी दिया है थिम्पू, सी दिया है ढाका, डी दिया है काबुल। तो बता दें कौन सा एक राजधानी नगर बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित हो? ये काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और काठमांडू कहाँ पर पड़ता है? तो काठमांडू जो है कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त देशों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? ठीक है, उपरोक्त देशों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? तो पहला दिया है बहरीन, दूसरा दिया है ओमान, तीसरा दिया है कुवैत, चौथा दिया है कतर। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो उत्तर की ओर सबसे देखें तो क्या है, कौन सा देश है? तो कुवैत है। कुवैत के बाद से क्या आएगा? कुवैत के बाद से क्या आएगा? तो कुवैत के बाद से बहरीन आएगा, उसके बाद से बहरीन के बाद से क्या आएगा? तो कतर आएगा, उसके बाद से ओमान आएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा उत्तर से दक्षिण में देखें क्रम में? तो कुवैत आएगा। ठीक है, कुवैत के बाद से क्या आएगा? कुवैत के बाद से बहरीन, फिर बहरीन के बाद से कतर के बाद से क्या आएगा? कतर के बाद से फिर लास्ट में क्या आएगा? तो ओमान आएगा। ठीक है, ओमान आएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन को चुनें। तो इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है, मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। तो जब घाटे की वित्त व्यवस्था होती है तो इसमें क्या होता है? तो सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। तो ये सही है। और क्या होता है देखें तो मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में ये अधिक होती है। तो मुद्रा की आपूर्ति होती है जो वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में क्या होती है? तो अधिक होती है। तो ये दोनों देखें तो कथन जो है कि सही है। तो 71 क्या हो जाएगा? 71 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भेदिया कारोबार क्या है? तो ये दिया है निर्यात को बढ़ाने हेतु मुद्रा का अवमूल्यन, बी दिया है शेयर घोटाले की पूर्ति हेतु बांड जारी करना, सी दिया है प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भेदिया कारोबार क्या होता है? तो ये इसमें देखा है तो क्या होता है? तो प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाली किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री क्या होता है? तो ये भेदिया कारोबार होता है। तो 72 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी सिलसिले के संत बहुत आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे? तो ये दिया है कादरी संप्रदाय, बी दिया है सतारी सिलसिला, सी दिया है चिश्ती संप्रदाय, डी दिया है सुरवादी संप्रदाय। तो देखा जाए तो कौन सा सिलसिला था जो बहुत आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे? तो कौन थे? तो ये सुहरवादी संप्रदाय थे। ठीक है, सुहरवादी संप्रदाय थे। ये क्या करते थे? तो बहुत ही आराम तलब जिंदगी को व्यतीत करते थे और ये राजनीतिक संपर्क द्वारा अपने कार्यों को उचित ढंग से करना चाहते थे। तो 73 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या है। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ए दिया 2000 में, बी दिया है 1995 में, सी दिया 1997 में, डी दिया है 1998 में। तो कब दिया गया था? तो इनको 1998 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो 74 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो ए दिया है हेनरी फेयोल, बी दिया है डार्विन, सी दिया है बर्नार्ड, डी दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर है। कौन एफ.डब्ल्यू. टेलर है? तो 75 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या है। तो अजमेर के शासक सवाई राजा जय सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसने 1722 में जयपुर नगर की स्थापना की। तो ये देखें तो ये सही है। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएँ बनवाई। तो ये भी देखा जाए तो क्या है? ये भी सही है। ठीक है, सही है। और इन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से सरणियों का एक सेट तैयार करवाया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। तो ये भी सही दिया हुआ है। इसने सवाई की पदवी मुगल बादशाह जहादर शाह ने दी थी। तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि किसने दिया था? तो ये इनको किसने नाम दिया था? तो ये जिद मोहम्मद शाही सरणियों ये तो सही दिया हुआ है। ठीक है, और इसने पदवी किसने दिया था? तो ये फर्रुख सियर ने दिया था। किसने दिया था? तो ये जहादर शाह नहीं बल्कि फर्रुख सियर ने दिया था। इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो देखें तो 76 का डी हो जाएगा। बाकी सब देखें तो कथन इसमें सही है। ठीक है, और कहाँ पर बनवाए थे? तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देखें तो वेधशालाएँ कहाँ बनवाए थे? तो ये
दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, उसके बाद से अजमेर में, उसके बाद से उज्जैन में, फिर उज्जैन के बाद से वाराणसी में, मथुरा में, यहाँ पर इन्होंने बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था? तो वेधशालाएँ बनवाया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह श्रेणियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हैं। तो देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ कहाँ से फैली हैं? तो ये दक्षिण कहाँ पर? तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है, न कि दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार ये जो है गलत दिया हुआ है। कहाँ तक फैली है? तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। कहाँ से? तो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। इस प्रकार यहाँ भी गलत दिया हुआ है। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हो, तो ये सही दिया हुआ है। तो 77 का क्या हो जाएगा? 77 का बी हो जाएगा आंसर। 77 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। ठीक है, सही उत्तर को चुने। तो क्या दिया है? एक और दिया है सूखा का प्रकार दिया है, एक और विशेषता दिया है। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा किसको कहा जाएगा? तो ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक क्या होता है? तो अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है। तो क्या हो जाएगा? ए का देखें तो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। कृषि सूखा कब होता है? तो कृषि सूखा में क्या होता है? तो वह स्थिति जिसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण क्या होती है? तो फसलें मुरझा जाती हैं। वही जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? तो जब विभिन्न जल संग्रहण क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? देखें तो 1 हो जाएगा। जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको देखें तो इसको क्या कहा जाएगा? जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाएगा। और पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? देखें तो जब प्राकृतिक परिस्थितिकी में तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो 78 का 78 क्या हो जाएगा? 78 का ये हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देखे ही हैं कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा में क्या होता है? तो इसमें ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और उसकी सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखें तो क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका 78 नंबर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का ए हो जाएगा। 78 नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ए दिया है दियांग देवांग, सी दिया है नोकरेक, बी दिया है ग्रेट निकोबार और डी दिया है डिब्रू साइकोवा। तो ये कौन सा सब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है जीवमंडल? तो देखें तो डिब्रू साइकोवा है। डिब्रू साइकोवा है कहाँ पर है? तो ये असम में है। ये कहाँ पर है? तो असम में है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना है? तो 765 वर्ग किलोमीटर है। वही जो है कि नोकरेक कहाँ पर है? तो नोकरेक आपका मेघालय में है। कहाँ पर? नोकरेक आपका मेघालय में है। और ये कितना है? तो ये कितना बड़ा है? तो 820 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पर है? तो ये जो ग्रेट निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार इसका जो है कि किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 885 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और दिबांग कितना? तो ये 11.5 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो दिबांग हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू साइकोवा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंधीय में पड़ती हैं। दूसरा है इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उप शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो भारत में देखा है तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ उष्ण कटिबंधीय में पड़ती हैं। तो बिल्कुल सही है। और इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी सही दिया हुआ है। अब देखें तो इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 80 नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देख लेते हैं क्यों। तो देखें तो दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद से विंध्याचल हो गया, उसके बाद से नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और ये श्रृंखलाएँ कहाँ पर पड़ती हैं? तो उष्णकटिबंधीय में पड़ती हैं। और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई देखा है तो कितना है? तो लगभग 1500 मीटर है। और यहाँ पर देखा है तो अधिक ऊंचाई होती है जिसके क्षेत्रों में क्या हो जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले कटिबंध में पड़ती है। ठीक है, निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय
प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों कथन इसमें सही दिए हो तो क्या हो जाएगा, 80 नंबर का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण सहित लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीत लहर को ला देती हैं। तो इस प्रकार देखें तो तीनों जो है ये कथन सही है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण क्या होता है, तो महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण क्या होता है, तो लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीत लहर ला देती हैं। इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन तथा जल का अपचयन होता है। तो इसमें क्या देखना है, कौन से इसमें कथन सही है ये देखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 तापमान पर अधिकतम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो अपचयन होता है और जल क्या होता है, जल का अपचयन होता है। तो ये उल्टा दे दिया था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो अपचयन होता है और जल क्या होता है, तो उपचयन होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 नंबर का ये हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 82 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न है कि कोलोराडो पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह रॉकी पर्वत और सीरा नेवादा के मध्य अवस्थित है। तो देखें तो कोलोराडो पठार के संबंध में क्या है कि यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यह रॉकी पर्वत और सीरा नेवादा के मध्य अवस्थित है, ये भी सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 83 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और देखें तो जो कोलोराडो का पठार है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कैसा पठार है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो रॉकी पर्वत और सीरा नेवादा के मध्य देखा है तो अवस्थित है। और एक ऐसा मरुस्थल तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, दोनों ये सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस शहर को बाल्टी सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो ए दिया है ओस्लो, सी दिया है, बी दिया स्टॉकहोम, सी दिया है मलामा, डी दिया है कोपनहेगन। तो बाल्टिक सागर कुंजी किसको जाना जाता है, तो ये कोपनहेगन को जाना जाता है, ठीक है। और जिसकी राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपनहेगन है, ठीक है। तो क्या है, तो बाल्टिक सागर कुंजी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओकाओ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का पात्रे संश्लेषण तथा कानबर्ग ने आरएनए का पात्रे संश्लेषण किया था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन सही हैं। तो देखें तो जो ओकाओ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का पात्रे संश्लेषण तथा कोनबर्ग ने आरएनए का पात्रे संश्लेषण किया, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आरएनए का जो है कि आरएनए का पात्र संश्लेषण देखें तो कौन किसने किया था, तो ओकाओ ने किया था, न कि डीएनए का, ठीक है। और वही डीएनए का पात्रे संश्लेषण किसने किया था, तो ये कानबर्ग ने किया था, ठीक है, कानबर्ग ने किया था। तो इस प्रकार गलत दिया हुआ था, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि 1969 में नहीं केवल कब, तो 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार 85 क्या हो जाएगा, तो 85 का आपका 85 का डी हो जाएगा। 85 नंबर क्या हो जाएगा, तो 85 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न में से कौन से रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ये देखना है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो ये पहला दिया मलेरिया, दूसरा दिया है कालाजार, तीसरा दिया है सोने की बीमारी, चौथा दिया है एथलीट फुट। तो कौन सा रोग इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो मलेरिया है, कौन कौन से हैं, तो मलेरिया है, कालाजार है और सोने की बीमारी है। ये किससे होता है, तो ये जो है कि ये किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का बी हो जाएगा, 86 का बी हो जाएगा। वही एथलीट फुट देखें तो ये कैसा बीमारी है, तो एथलीट फुट ये कवक जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है। और मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया जो है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। और कालाजार देखें तो कालाजार कैसे होता है, तो ये
लिस्मेनिया तथा सोने की बीमारी कैसी होती है, तो लिस्मेनिया से होता है काला जार। और सोने की बीमारी किससे होती है, तो देखें तो सोने की बीमारी जो है कि ट्रिपोनेसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और एथलीट फुट किससे होता है, तो कवक से होता है, अभी हम लोग देखे ही हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम होता फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वसा का पाचकीकरण करता है ताकि स्टेप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन इसमें सही है। तो अभिकथन क्या है, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ये सही दिया हुआ है। और जो यह वसा का पाचकीकरण करता है ताकि स्टेप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके, तो ये भी सही दिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखें तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का ये हो जाएगा। और देखें तो जो पित्त रस का स्राव होता है रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। और रासायनिक योग को क्या कहते हैं, तो हम लोग कोलेगक कहते हैं। और पित्त रस में देखा है तो पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में क्या होता है, तो कोई पाचक एंजाइम नहीं होता फिर भी इसका पाचन क्या होता है, तो बहुत महत्व होता है। और आंत में देखा है तो क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। और पाचक रस में क्या करता है, तो कोई में मिल जाता है। और वसा क्या करता है, तो वसा का पाचकीकरण करता है ताकि क्या हो सके, तो ताकि स्टेप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तो 87 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और क्या दिया है, एक और शाखा दिया है, एक और अध्ययन दिया है। तो बायोनॉमिक्स में क्या होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो ये सही दिया हुआ है। इथोलॉजी में क्या होता है, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कांडोलॉजी में क्या होता है, तो अस्थियों का अध्ययन होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या देखना था हम लोग को, सॉरी एक बार देख लेते हैं कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कांडोलॉजी में क्या दिया है, तो कांडोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है, तो गलत दिया हुआ है। क्योंकि कांडोलॉजी में क्या होता है, तो उपास्थि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। बाकी मायोलॉजी में क्या होता है, तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न है कि कोडाई कनाल और सौर वेधशाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सौर वेधशाला का स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल बौद्धिक संस्थान द्वारा किया जाता है, ये सही दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1899 ईस्वी में की गई थी। और यह पालनी क्या दिया है इसके आगे, यह पालनी पहाड़ी के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ये सही है। इसकी स्थापना सौर गतिविधियों और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और देखें तो ये पालानी पहाड़ी के दक्षिणी सिरे पर स्थापित है, ठीक है। कहाँ पर, दक्षिणी सिरे पर स्थापित है। और इसका स्वामित्व किसके पास है और संचालन कौन करता है, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। कारण है सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। तो अभिकथन ए और कारण इसमें देखा जाए तो 90 का दोनों इसमें सही दिए हुए हैं। क्योंकि देख लेते हैं क्यों सही है। सेब का छिलका क्या होता है, तो सेब का सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। यही कारण है कि जो छिला हुआ सेब है जो छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, तो 90 का ए हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। दूसरा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापन प्रभाव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो देखें तो निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं, ये सही दिया हुआ है। और दूसरा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसे तापमान प्रभाव होता है। तो देखें तो क्या होता है इसमें, तो वही जो भूपृष्ठ में उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापन प्रभाव होता है। तो उच्च अवशोषण नहीं बल्कि क्या होता है, तो निम्न मेघ में निम्न अवशोषण होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत दिया हुआ है।
तो 91 क्या हो जाएगा, 91 का ये हो जाएगा आंसर इसका। 91 क्या हो जाएगा, तो 91 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। पारा का हिमांक अल्कोहल से निम्नतर होता है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सी इसमें सही है। तो देखें तो ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। और ये क्या है, ये जो है कि इसमें सही है, ये सही है। वही पारा का हिमांक जो है कि क्या होता है, अल्कोहल से निम्नतर होता है। तो जो पारा का जो हिमांक होता है, पारा का जो हिमांक होता है अल्कोहल से क्या होता है, तो अल्कोहल से उच्चतर होता है। क्या होता है, उच्चतर होता है, ठीक है, उच्चतर होता है। यहाँ पे क्या दिया है, तो निम्नतर दिया है। तो इस प्रकार देखें तो ये आर जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, आर गलत दिया हो तो क्या हो जाएगा, 92 का ये हो जाएगा। 92 क्या हो जाएगा, 92 का सॉरी सी हो जाएगा। 92 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्यों। देखें तो ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसके हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिसमें से क्या होता है, तो शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। और अल्कोहल का हिमांक क्या होता है, तो पारा की तुलना में ये कम होता है। इस पर क्या हो जाएगा, तो ये कथन जो है कि सही है और कारण इस प्रकार गलत है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और क्या दिया, तो एक और उपकरण दिया है, दूसरे और क्या दिया, तो मापन की राशि दिया हुआ है। तो एमीटर से क्या मापा जाता है, तो एमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा को मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं, तो भार को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो दाब को मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 93 नंबर का सी हो जाएगा आंसर इसका। 93 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो देखें तो जो पहला जो कथन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ देने से पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये जोड़ देने पर नहीं बल्कि इस पर तो ये घटा देने पर क्या होता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो एक गलत दिया हुआ है। वही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये सही दिया हुआ है। तो 94 नंबर क्या हो जाएगा, 94 का 94 क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 94 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना है। और आगे क्या दिया है, UNWTO द्वारा पोस्की पर्यटन हेतु 15 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। इसमें कौन सी इसमें कथन सही है। तो देखें तो पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये सही दिया हुआ है। वही UNWTO द्वारा पोस्की पर्यटन हेतु 15 लक्ष्यों को परिभाषित किया है। तो 15 लक्ष्यों को नहीं बल्कि कितना, तो 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। तो आर्थिक व्यवहार्यता है, स्थानीय समृद्धि है, रोजगार की गुणवत्ता है, आगंतुक पूर्ति है, पर्यावरण शुद्धता जैसे तत्व इसमें जो है कि शामिल है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 15 नहीं बल्कि कितने हैं, तो 12 लक्ष्य हैं। तो इस प्रकार ये जो है कि दूसरा जो है गलत हो जाएगा, पहला इसमें सही हो जाएगा। तो 95 क्या हो जाएगा, 95 का ये हो जाएगा। 95 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। एक और संस्था दिया, एक और स्थापना वर्ष दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना कब होता है, तो ये 1944 में दिया है। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है, तो 1960 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब होता है, तो 1965 में होता है। वही बहुपक्षीय विनियोग की स्थापना कब होता है, तो 1978 में नहीं बल्कि कब होता है, तो ये 1988 में होता है। और ये क्या है, तो ये जो है कि गैर व्यापक जोखिम हेतु निवेश गारंटी का ये कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब होता है, तो 1988 में होता है, न कि 1978 में। इस पर क्या हो जाएगा, तो 96 नंबर का 96 क्या हो जाएगा, तो 96 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था की स्थापना कब होता है, तो 1978 में बल्कि
1988 में होता है, 1988 में होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। और इस योजना के तहत देखा जाए तो क्या होता है, तो प्रति परिवार को 5 लाख का कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, तो 5 लाख का कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो ए दिया है मालदीव, बी दिया है पाकिस्तान, सी दिया है श्रीलंका, डी दिया है बांग्लादेश। तो देखें तो किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो मालदीव का सबसे अधिक है। मालदीव कितना है, तो 1476 है, 1746 है। ठीक है, 1746 है। बांग्लादेश कितना, तो बांग्लादेश का 1315 है जनघनत्व। वही श्रीलंका कितना है, तो श्रीलंका का 348 है। वही पाकिस्तान कितना है, तो 306 है। ठीक है, 306 है। तो किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो मालदीव का है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है। तो देखें तो कौन सा देश है, तो इसमें ए दिया है चीन, बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है ब्राज़ील, डी दिया है रूस। तो लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद से कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, चीन के बाद से ब्राज़ील है। उसके बाद से कौन सा किसका स्थान है, तो भारत का स्थान है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई है। कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। तो देखें तो जो है कि दोनों कथन इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का सी हो जाएगा। 100 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ए दिया है वेसोप्रेसिन, बी दिया है थायरॉक्सिन, सी दिया है मेलाटोनिन, डी दिया है एड्रेनलिन। तो देखें तो अंधेरे का हार्मोन किसको कहा जाता है, तो मेलाटोनिन को कहा जाता है। मेलाटोनिन को कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और इसका श्रवण देखा है तो कब होता है, तो ये प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे शाम होती है इसका श्रवण आराम हो जाता है। और इसे क्या कहते, तो इसे अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। और ये क्या होता है, तो ये निद्रा तथा जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन भी होता है, मेलाटोनिन। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। बी दिया है 3.84% की कमी दर्ज की गई है। सी दिया है 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। डी दिया है 3.29 की कमी दर्ज की गई है। तो भारत के नगरीकरण प्रतिशत में देखें तो क्या किया गया है, तो 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें या नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया, एक और रोग दिया है, एक और कारण दिया है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, तो इसमें यूरिक अम्ल के जमाव से होता है अर्थराइटिस। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया किससे होता है, तो ये विषाणु से होता है। पीली बुखार किससे होता है, तो ये एडिज इजिप्ट मच्छर से होता है। हीमोफीलिया किससे होता है, तो अनुवांशिक रोग से होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और क्या हो जाएगा, डी का 3। तो इस पर क्या हो जाएगा, 103 नंबर का ए हो जाएगा। 103 नंबर क्या हो जाएगा, 103 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बहु बेगम मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये फैजाबाद में है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सबरी प्रपात ये कहाँ पर, तो ये चित्रकूट में है। लखनौती किला ये कहाँ पर है, तो ये मुजफ्फरनगर में दिया है, बल्कि ये कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर में है। कहाँ पर है, तो सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर में है। और उर्मिला डैम कहाँ पर है, तो ये महुआ में है। ठीक है, महुआ में, तो ये सही है। तो इस पर कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है, तो ये सी इसमें सही सुमिलित नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित पाचक रसों में कौन सा एक अम्ली होता है। तो ए दिया है आंतरिक रस, बी दिया है पित्त रस, सी दिया है जठर रस, डी दिया है अग्नाशय रस। तो कौन सा एक अम्ली होता है, तो देखें तो कौन सा एक अम्ली होता है, तो जठर रस जो होता है ये अम्ली होता है। और ये किससे हो, तो भोजन के माध्यम से ये अम्ली बना देता है। जो भोजन जो हम लोग करते हैं उसके माध्यम से क्या हो जाता है, तो ये अम्ली बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 106 नंबर पर है कि निम्न पर विचार की करें।
खनिज संसाधन क्षेत्र दिया है, एक और क्या दिया है, तो एक और जिला दिया है। कजराहट ये कहाँ पर, तो सोनभद्र में। शंकरगढ़ कहाँ पर, तो प्रयागराज में। सोनराई कहाँ पर, तो ललितपुर में। ठीक है, तो तीनों देखा जाए तो कथन इसमें सही सुमेलित दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, वो 6 नंबर का, वो 6 नंबर का डी हो जाएगा, वो 6 नंबर का डी हो जाएगा। और आप लोग यूपी स्पेशल का टेंशन न लीजिएगा, यूपी स्पेशल भी कराया जाएगा इस चैनल पे, और कुछ वीडियोज यूपी स्पेशल के दिए गए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे है 107 नंबर प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है। तो ए दिया है बीएमटी दिया है, बी दिया है विडाल परीक्षण दिया है, सी दिया है एलिसा, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो बीएमटी के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु किसकी परीक्षण होता है, तो बीएमडी का। किसका होता है, बीएमडी का होता है। और बीएमटी का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, तो बोर्ड मिनरल डेंसिटी होता है। ठीक है, इसके द्वारा किसकी पहचान होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान होती है बीएमडी के द्वारा। अब आगे देख लेते हैं 107 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। ए अनुच्छेद 154 में, बी दिया है अनुच्छेद 162 में, सी दिया अनुच्छेद 164 में, डी दिया अनुच्छेद 165 में। तो राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस में होगा, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 164 में। किस में है, तो आर्टिकल 164 में। और जो ये आर्टिकल है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि किससे संबंधित है। ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा किससे संबंधित है। और देखा है तो जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व होता है किस में है, तो आर्टिकल 75(5) में ये कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ए दिया है एस्ट्रोफिजिक्स, बी दिया है एस्ट्रोनॉमी, सी दिया है एस्ट्रोनॉटिक्स, डी दिया है एस्ट्रोलॉजी। तो देखें तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसको एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 109 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं। इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 110 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर क्या हो जाएगा, तो 110 नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि इस अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। और इस गठन का अधिकार किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को नहीं बल्कि किसको प्राप्त है, तो संसद को। किसको प्राप्त है, संसद को। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 323 क के तहत क्या है, 323 क के तहत क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार है किसको, तो संसद को। ठीक है, संसद को। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ठीक है, संसद में शामिल होते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इस पर क्या हो जाएगा, 110 नंबर का बी हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो ए दिया है भारत छोड़ो आंदोलन से, बी दिया है आज़ाद हिंद फौज से, सी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और डी दिया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध किससे था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो 111 क्या हो जाएगा, 111 का ए हो जाएगा। 111 का ए हो जाएगा। और इसका गठन कौन किया था, तो देखें तो आज़ाद दस्ता गठन कौन किया था, तो इसका गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है, और क्या करते थे, छापा मार युद्ध का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था आज़ाद दस्ता में। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न 112 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ए दिया है कर से संबंधित उपबंध, बी दिया है ऋण से संबंधित उपबंध, सी दिया है जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध, डी दिया है संचित निधि से संबंधित उपबंध। तो धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो क्या नहीं किया गया है, जुर्माना अर्थदंड से संबंधित जो उपबंध है ये धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। और आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या है, तो कर है, उधार है और संचित निधि से संबंधित उपबंध किया गया है। वही आर्टिकल 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 112 नंबर का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 113 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक सत्ता परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है। तो ए दिया है गॉर्डन जॉनसन ने, बी दिया है डेविड आर्नल्ड ने, सी दिया है एफ.जी. हाचिंस ने, डी दिया है पीटर राब ने। तो इसने भारत छोड़ो आंदोलन को एक सत्ता परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है, तो एफ.जी. हाचिंस ने। किसने की, तो एफ.जी. हाचिंस ने। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, 113 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागांडा बेसिन कहाँ पर स्थित है। तो कारागांडा बेसिन कहाँ पर, तो ए यूक्रेन में,
बी दिया है वेनेजुएला में, सी दिया है कजाकिस्तान में, डी दिया है इजराइल में। तो ये कारागांडा बेसिन कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में। और किसके लिए फेमस है? तो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 114 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है ये कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसे वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। तो देखें तो जो कावेरी नदी है ये क्या होती है? तो प्रायद्वीपीय नदी है और जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह इसे बना रहता है। तो ये सही दिया हुआ है। और कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तो ऊपरी जो जलग्रहण क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, वही निचले जलग्रहण क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। तो दोनों देखा जाए तो ये सही दिया हुआ। तो इस पर क्या हो जाएगा? तो 115 क्या हो जाएगा? तो 115 नंबर का आंसर इसका ए हो जाएगा। 115 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011-12 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है। तो देखें तो सत्य कथन को देखना है। तो वर्ष 2011-12 में 1 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई, सही दिया हुआ है। वही उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 912 है, बल्कि ये गलत दिया हुआ है। कितना है? तो 902 है। ठीक है, 902 है। इस पर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 170 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। ए दिया है दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई। बी दिया है भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर। सी दिया है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर। डी दिया है भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर। तो इसका क्या देखना है? पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखना है। तो भिलाई कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। और क्या देखना है हमको? पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये जो मैप है हम लोग का, एक मैप बनाए तो क्या देखना है हम लोग को? तो ये पश्चिम, ये पूर्वी छोर हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? पश्चिम से पूरब की ओर देखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो भिलाई आ जाएगा। भिलाई कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भिलाई आ जाएगा। उसके बाद से भिलाई छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद जमशेदपुर कहाँ पर? तो जमशेदपुर आपका झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, 117 का बी हो जाएगा, क्योंकि भिलाई कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में, सबसे पश्चिम में। उसके बाद से राउरकेला, उसके बाद से जमशेदपुर, उसके बाद से क्या पड़ेगा? दुर्गापुर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। तो अंत में क्या आ जाएगा? दुर्गापुर आ जाएगा। 117 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 118 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो सूची 1 में क्या है? पुस्तक पत्रिका है। सूची 2 में क्या है? तो लेखक और प्रकाशक है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसके श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट के प्रकाशक लेखक कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। इंडिया डिवाइडेड किसकी? तो राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया स्ट्रगल किसका? तो सुभाष चंद्र बोस का। इस पर क्या हो जाएगा? इसका तो 118 का ये हो जाएगा। 118 का ये हो जाएगा। ठीक है, 118 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न है कि अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? तो ए दिया राष्ट्रीय महिला कोष, बी दिया इंदिरा महिला योजना, सी दिया महिला समाख्या कार्यक्रम, डी दिया महिला समृद्धि योजना। तो कौन सा कार्यक्रम है महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? तो महिला समाख्या कार्यक्रम। तो इस पर क्या हो जाएगा? 119 का सी हो जाएगा। ये कब प्रारंभ होता है? तो 1988 में प्रारंभ होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? तो सबसे कम होता है। तो इसमें क्या देखना है? इसमें कौन से सत्य कथन है? तो देखें तो टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, तो ये सही है। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु, ये भी सही है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो 120 से क्या हो जाएगा? 120 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न है कि हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया था? तो ए दिया है फेरा, बी दिया है फेमा, सी दिया FRBMM, डी दिया है अफस्पा। तो हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया? तो ये फेमा के। और फेमा के अंतर्गत क्या हुआ था? तो भारत में बंद कर दिया गया था जो हवाला लेन देन का अधिनियम होते हैं उसके अंतर्गत।
तो ये फेमा के अंतर्गत जो है कि 121 से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 122 में प्रश्न है कि पोलर प्लेइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। तो ए दिया है ज्वारी बल से, बी दिया है पृथ्वी के घूर्णन से, सी दिया है गुरुत्वाकर्षण से, डी दिया है पृथ्वी का परिक्रमण से। तो पोलर प्लेइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। और ये किसने दिया, तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो बलों के कारण होता है। क्या होता है, तो पोलर ध्रुवी प्लेइंग बल है और क्या एक ज्वारी बल है। और पोलर ध्रुवी प्लेइंग बल क्या होता है, तो बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, जबकि ज्वारी बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित होता है। तो ज्वारी बल किससे संबंधित होता है, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित होता है ज्वारी बल। इस प्रकार हम लोग देखें तो इस पर क्या हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। तो ए दिया है 1975 में, बी दिया 1974 में, सी दिया 1976 में, डी दिया 1986 में। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया, तो 1976 में। तो क्या हो जाएगा, 123 का सी हो जाएगा। नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ए दिया है विषुवतीय क्षेत्र में, बी दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, सी दिया है मरुस्थल क्षेत्र में, डी दिया है अल्पराध क्षेत्र में। तो नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इस प्रकार का हो जाएगा, तो 124 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 125 नंबर प्रश्न है कि संसद में बजट पारित होने के विभिन्न अवस्थाएं होती है, जिनमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अगले 3 क्रमशः चरणों की पहचान कीजिए। तो अभी देखिए जो यूपी पीसीएस का जो जो एपीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न जो है कि यूपी पीसीएस में एपीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए क्योंकि कई प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। तो क्या है, अगले 3 क्रमशः चरणों की पहचान करें। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, तो बजट की प्रस्तुति होती है। उसके बाद से क्या होता है, तो आम चर्चा होता है, ठीक है, आम चर्चा होता है। उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से विभागीय समितियों द्वारा चर्चा की जाती है, विभागीय समितियों द्वारा चर्चा की जाती है। फिर अनुदान मांगों की पर मतदान होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो अंत में वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखें तो इसमें वित्त विधेयक का पारित होना, इसमें क्या हो जाएगा 125 का, देखें तो 125 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 125 से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो जब संसद में बजट की अवस्थाएं क्या होती है, बजट की प्रस्तुति होती है, उसके बाद से आम चर्चा होती है, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर अंत में क्या होता है, तो वित्त विधेयक पारित होता है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 125 नंबर का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या। तो यहाँ से देखें तो करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो ये जो कि अगस्त 2023 के हैं, तो ये तो एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। तो बता दें किसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर जो है कि 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर कराए जा रहे हैं लगातार जो है कि, और कई मैगजीनों से फैक्ट को निकाला गया है और करंट अफेयर को निकाला गया है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और मिलते हैं कल हम लोग जल्द जो है कि टेस्ट नंबर 5 को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।